एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं स्टैमरिंग के बारे में बात करने वाली हूं और बताने वाली हूं कि आखिर स्टैमरिंग होता क्या है। ये बच्चों में भी ये समस्या पाई जाती है और बड़ों में भी कभी कभी समस्या जो है देखी जाती है। जो मेडिसिन मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ वो बच्चे और बड़े दोनों ही ले सकते हैं। आज इस वीडियो में हम स्टैमरिंग के बारे में जानेंगे, उसके कॉजेज के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ उसके सिम्टम्स के बारे में जानेंगे और एक होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में जानेंगे जो कि बहुत लंबे समय से या बहुत पहले से बहुत सारे डॉक्टर जो हैं स्टैमरिंग के केसेस में इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल रिजल्ट इसके जो है सामने आ चुके हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। हकलाना जो है एक तरीके से स्पीच डिसऑर्डर होता है जिसे कि हम डेफ्लुएंट स्टूटरिंग भी कहते हैं, साथ ही साथ हम इसे स्टैमरिंग भी कहते हैं। ये एक तरीके से स्पीच डिसऑर्डर होता है जहाँ पर बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा जो रिपीट करते हैं बहुत ज़्यादा। अगर देखा जाए कि इसको कैसे आप कैरेक्टराइज करेंगे तो एक ही वर्ड को वो बार बार बोलते रहते हैं, रिपीटेड करते जाते हैं वर्ड्स को। फिर वो चाहे उनका कोई भी वर्ड हो या कोई राइम हो या कोई भी जब भी वो संवाद करते हैं तो वो एक वर्ड को कई बार बोलते चले जाते हैं या फिर शब्द को वो पूरा नहीं कर पाते हैं। जो उनके सेंटेंस होते हैं उसको पूरी तरीके से वो नहीं बोल पाते हैं। उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है कोई भी बातों को किसी के सामने रखने के लिए। दूसरा जो है इसमें जो फ्रिक्वेंटी होती है, जो रैपिडिटी होती है वर्ड्स की, वो बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। इसमें अनइवन रेट ऑफ स्पीच होती है। जो रेट होता है स्पीच का वो बिल्कुल भी ठीक तरीके से नहीं होता है, बैलेंसिंग नहीं होता है। हाल्टिंग स्पीच डिसऑर्डर भी हो सकता है या प्रोडक्शन हो सकता है। तो इस तरीके से आप कैरेक्टराइज कर सकते हैं और बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि आपका बच्चा हकला रहा है। ऐसा देखा गया है कि 5 से 10% जो बच्चे होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम जो है बहुत इजीली देखने को मिल जाती है। स्पेशली 2 साल से तो 6 साल के बच्चे जो जब बोलना शुरू करते हैं तो वो थोड़ा सा स्टैमरिंग करके बात करते हैं, जो कि कॉमन होता है। इसमें कोई भी एबनॉर्मलिटीज नहीं होती है, एक तरीके की नॉर्मल प्रोसेस होती है। और जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, एडल्टहुड में आते जाते हैं, वैसे वैसे उनकी जो बोलने की जो स्पीड है वो अच्छी तरीके से हो जाती है और जो सिलेबस होते हैं, जो साउंड्स होते हैं वो बहुत अच्छे से प्रॉपरली वो बोल पाते हैं। लेकिन जब बच्चों को इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है और काफ़ी लंबे टाइम से बनी है, लग रहा है कि उनकी एज के हिसाब से वो ठीक तरीके से नहीं बोल पा रहे हैं, तो वहाँ पर प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। बड़ों में भी ये कंडीशन जो है देखने को मिलती है। जब बच्चों को ठीक तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है तो उनकी ये प्रॉब्लम जो है बड़ों तक, उनके बड़े होने तक भी चलती रह जाती है, जो कि एक डिफॉर्मिटीज़ बन जाती है। अब बात कर लेते हैं कि स्टटरिंग के या स्टैमरिंग के कितने टाइप्स होते हैं, किस प्रकार इसके क्या प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला प्रकार होता है डेवलपमेंटल, जहाँ पर जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। क्योंकि छोटे बच्चे वहाँ पर उनकी स्किल जो है वो डेवलपमेंट हो रही होती है, एबिलिटी ऑफ स्पीच वहाँ पर शुरू हो रही होती है, नई नई भाषाएं वो सीख रहे होते हैं और वहाँ पर ग्रोइंग हो रही होती है बच्चों की। तो वहाँ पर ये नॉर्मल होता है कि जब वो स्टैमरिंग करते हैं। इसके बाद में जो अगला कॉज होता है वो होता है साइकोजेनिक। अगर ऐसे पेशेंट जहाँ पर ब्रेन में किसी तरीके की प्रॉब्लम है, जो हमारा ब्रेन जो है वो गवर्न करता है हमारी स्पीच को, हमारे रीजनिंग को, हमारे बोलने को, हमारी लैंग्वेज को, अगर वहाँ पर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो ये प्रकार वहाँ पर हो सकता है। दूसरा प्रकार जो होता है, मतलब तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक में वहाँ पर एबनॉर्मलिटीज इन सिग्नल्स, जो हमारे सिग्नल्स होते हैं, जो हमारी मसल्स तक, जो ब्रेन से निकलकर मसल्स तक, हमारे नर्व तक, हमारे बॉडी तक आते हैं, जो कि हमको स्पीच करने में या बोलने में हेल्प करते हैं, वहाँ पर किसी तरीके की एबनॉर्मलिटीज होती है। यानी कि न्यूरोजेनिक में एबनॉर्मलिटी इन सिग्नल्स में होती हैं। तो इस तरीके से कुछ प्रकार होते हैं। डेवलपमेंटल जो प्रकार होता है वो कुछ समय में अपने आप ठीक हो जाता है। छोटे बच्चों में नॉर्मल होता है और धीरे धीरे करके ये अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन न्यूरोजेनिक टाइप्स में और साइकोजेनिक टाइप में वहाँ पर ट्रीटमेंट की, प्रॉपर ट्रीटमेंट की सिम्टम्स में, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई बोलना शुरू करता है तो वहाँ पर वो ठीक तरीके से बोल नहीं पाता है या रिपीटेटिव वहाँ पे ज़्यादा हो जाती है। मतलब वो बार बार अपने शब्दों को, अपने साउंड्स को, अपने सिलेबस को रिपीट करता है। साथ ही साथ वहाँ पे जो स्पीच का रेट होता है वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है या डिस्टर्ब होता है। तो बार बार वो किसी भी चीज़ को बोलते चले जाते हैं, रिपीट करते हैं। बहुत सारे लोगों को कुछ स्पेसिफिक शब्द होते हैं या कॉन्सोनेंट्स होते हैं, उसको बोलने में या उसे बाहर निकालने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो एक ही शब्द को बार बार रिपीट करते जाते हैं, जैसे क क क क क क क ट ट ट ट ट।
ग ग ग ग ग, इस तरीके से वो किसी एक शब्द को वो प्रॉपर तरीके से बोल नहीं पाते हैं, तो ये कारण हो सकता है। और ये चीज़ें होने की वजह से कुछ साइकोलॉजिकल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं, या वो स्ट्रेस की वजह से, तनाव की वजह से और दूसरी चीज़ें भी क्रिएट हो सकती हैं, जैसे कि वो अपने लिप्स जो ट्रेमर होती है, जब वो किसी को से बात करने वाले होते हैं, कोई संवाद हो रहा होता है, तो उनकी लिप्स जो है वहाँ पे ट्रेमलिंग आपको देखने को मिलती है। अजीब अजीब वो फेसेस बनाते हैं, वो ठीक तरीके से बात नहीं कर पाते हैं, स्वेटिंग वगैरह होने लगती है, आपको देखने को मिलेगी। उनका जो अपर बॉडी होता है, जो फेस होता है, वो हमेशा आपको डिस्टर्ब नजर आएगा। बहुत ज़्यादा हेजिटेट हो जाते हैं, बात नहीं करना पसंद करते हैं, या बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग भी हो जाते हैं जब वो ठीक तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे देखने को आपको ईजिली मिल जाती है। कभी भी कोई भी चीज़ शुरुआत करने से पहले वो या तो रुक जाते हैं या पॉज हो जाते हैं, बात नहीं कर पाते हैं, स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती है, फ्रस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, बात करने से वो मना कर सकते हैं, बार बार वो एक शब्द को रिपीट करने की कोशिश करते हैं, मतलब वो ठीक तरीके से वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा कभी भी वो आपसे बात करेंगे तो एक वर्ड को वो काफ़ी लॉन्ग लेकर जाते हैं, काफ़ी डिस्टेंट उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं। जैसे कि अगर आप उनसे उनका नाम पूछते हैं तो वो बोलते हैं माय नेम इज, इस तरीके से, या काव्या, ऐसे इस तरीके से वो बोलते हैं कि जो सेंटेंस होते हैं उन्हें वो रीअरेंज करते हैं। इंटरजेक्शन ऑफ द एक्स्ट्रा साउंड्स, यानी कि आप कभी ऐसा देखा होगा कि वो कभी आप उनसे कोई बात करते हैं तो वो बार बार उसमें कुछ एक्स्ट्रा साउंड डालते हैं, जैसे इस तरीके से वो बोलते हैं। इसके अलावा कोई भी सेंटेंस अगर उन्हें बोलना है तो उस वर्ड्स को, उस सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं उसको रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं। इजीली आप उनकी वॉइस में टेंशन जो है देख सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो ठीक तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाते हैं और हमेशा वो टेंशन में देखने को मिलते हैं आपको। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को, जैसे हमारी जो सोशल सेटिंग्स हैं, जो हमारे सोशल बिहेवियर है, हमारे साथ जो लोग रहते हैं, कभी कभी वो भी हमारी प्रॉब्लम को, या जो स्टैमरिंग कर रहे हैं उनकी प्रॉब्लम को बढ़ा देते हैं। वहाँ पर वो स्ट्रेस की वजह से भी कभी कभी लड़खड़ाने लगते हैं या ठीक तरीके से बोल नहीं पाते। बहुत बार ऐसा होता है कि हम स्टैमरिंग नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जहाँ हमें स्टेज में बोलने की बात आती है, जब हमें स्टेज में बोलना पड़ता है तो वहाँ पर भी हमारे जो स्टैमरिंग है वो होने लगती है, हमारे वर्ड्स जो है वो लड़खड़ाने लगते हैं। तो हमारे आसपास के लोगों को भी, ऐसे लोगों को प्रॉपर केयर की जरूरत होती है, वहाँ पे उनका हमें हंसी या मजाक नहीं बनाना चाहिए। कॉजेज की बात कर लेते हैं कि इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो फैमिली हिस्ट्री एक मेजर जो है कॉज हो सकता है। दूसरा हो सकता है फैमिली डायनेमिक्स, फैमिली में किस तरीके से लोग रह रहे हैं, उसके जो डायनेमिक्स होते हैं वो भी डिपेंड करते हैं। साइकोजेनिक कॉज भी हो सकता है, डेवलपमेंट कॉज भी हो सकते हैं, डेवलपमेंट ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। ब्रेन इंजरी या फिर स्ट्रोक जो है वो न्यूरोजेनिक कॉजेज को क्रिएट कर सकते हैं, और इमोशनल ट्रोमा हो या इमोशनल स्ट्रेस हो, उसकी वजह से साइकोजेनिक स्टैमरिंग की भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। फैमिली हिस्ट्री की बात की जाए या फैमिली डायनेमिक्स की बात की जाए तो वहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों को बहुत डरा के रखा जाता है, बहुत पीटा जाता है, या ठीक तरीके से उनका पालन पोषण नहीं किया जाता है, तो वहाँ पर फैमिली डायनेमिक के कॉजेज हो सकते हैं। अगर बच्चे के माँ बाप जो थे वो अभी स्टैमरिंग करते थे या हकलाते थे, तो एज अ जीन उनके बच्चों में भी, लैंग्वेज में भी प्रॉब्लम आ सकती है, वहाँ पर भी स्टैमरिंग जो है बहुत आसानी से देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से बच्चों में ये कॉजेज हो सकते हैं। किस तरीके से डायग्नोज किया जाता है, तो स्पीच थेरेपी के पैथोलॉजिस्ट जो होते हैं वो उसके रेट को पता करते हैं, बच्चे को एग्जामिनिंग करते हैं, अच्छी तरीके से स्पीच थेरेपी वगैरह वो दे सकते हैं, और उसके रेट या डिग्री को पता कर सकते हैं कि कितने लेवल का बच्चा जो है शटरिंग कर रहा है या फिर स्टैमरिंग कर रहा है। चलिए बात कर लेते हैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे की उम्र 5 साल से ऊपर हो रही है और फिर भी बच्चा जो है स्टैमरिंग कर रहा है, तो आप इस मेडिसिन को दे सकते हैं बच्चे को, और बड़ों में भी ये मेडिसिन आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब बच्चों को स्टैमरिंग की प्रॉब्लम हो रही है, 5 साल से बड़े बच्चे जो हैं, तो उनको क्या देना है, किस तरीके से मेडिसिन को देना है। तो 5 साल से तो 18 साल के बच्चों को अगर आपको मेडिसिन देना है तो आपको देना है स्ट्रेमोनियम की 30 पावर, यानी कि स्ट्रेमोनियम मेडिसिन को आपको 30 पावर में देना है, और इसकी 2 बूंद बच्चे को दिन में 2 या 3 बार देनी है। ये काफी बेनिफिशियल होती है, और साथ में आपको ये लंबे समय तक, कम से कम 2 से 3 महीने तक आपको ये बच्चे को देनी है। अगर बड़ों में इस तरीके की समस्या है, काफी ज्यादा हकलाते हैं, बहुत ज्यादा स्टैमरिंग है,
तो स्ट्रेमोनियम की 200 पावर की लेना है और इसकी 2 बूंद आप जो बड़े हैं वो हफ्ते में सिर्फ एक बार ले सकते हैं। इस तरीके से सिर्फ आपको हफ्ते में एक ही बार लेनी है और इस तरीके से आप ये मेडिसिन को 3 महीने तक कंटिन्यू कर सकते हैं और धीरे धीरे करके आप इस मेडिसिन को जो है लेना बंद कर सकते हैं। और स्टेमरिन के लिए स्ट्रेमोनियम काफ़ी अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसका काफ़ी लंबे समय तक मैंने उपयोग किया है। बहुत सारे पेशेंट में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे इसने इफेक्टिव रिजल्ट्स भी दिए हैं। तो आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आज की जो इन्फॉर्मेशन थी वो थी स्टेमरिंग के बारे में, हकलाने के बारे में, उसके हमने टाइप्स जाने और उसके बारे में भी जाना कि वो किस वजह से होता है और उसके लक्षण क्या होते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर कर सकते हैं आप इस वीडियो को। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं या फिर आप मुझसे किसी तरह की चीज़ें पूछना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका ज़रूर आपको रिप्लाई देती हूँ। इसके बाद मिलूंगी मैं किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और खुश रहें। धन्यवाद।